गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक के। लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ रहे थे। देन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स के लिए देखो, सिंगल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि टर्म्स विच डिफाइन द ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड या लिमिट्स विच डिसाइड द ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स। 3-4 टर्म पढ़नी होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म होती है बॉन्ड लेंथ, उसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी पढ़ते हैं, उसके बाद में बॉन्ड एंगल पढ़ते हैं। ये चारों क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी, मॉलिक्यूल स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्ट्रेंथ कितनी है, इस तरीके से। सबसे पहले है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखो, एटम बहुत छोटी यूनिट है, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, डायरेक्टली उसकी लेंथ को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रिलेटिवली क्या निकालते हैं, उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। रिलेटिव लेंथ को मेज़र करने के लिए जो भी कोई एटम है उसको बाइमोलिकुलर फॉर्म के अंदर लेते हैं, यानी एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं। तो दोनों एटम के बीच का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोथ न्यूक्लियस, उसका हम क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ आर ए एंड रेडियस ऑफ बी एटम इज आर बी, दोनों आ गई, दोनों के बीच का डायरेक्टली डिस्टेंस आ गया। अगर हमें इनकी क्या चाहिए, बॉन्ड लेंथ चाहिए, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इसकी क्या आ गई है, लेंथ आ गई है बॉन्ड की। ठीक है। द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अब देखो, जब दो एटम्स हैं, दो एटम्स आपस के अंदर जब बॉन्डेड हैं, तो जितनी लंबी लेंथ होगी उसमें वाइब्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और लंबी बॉन्ड लेंथ की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर या प्रेशर देने से वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल अगर हमको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जितना मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ पाएंगे उतना ही वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो दूसरी बात एक देखिए, जैसे एक मॉलिक्यूल, एक एटम ये है और एक एटम ये है, इन दोनों के बीच में अटैचमेंट है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। दूसरे एटम्स हैं जिनके बीच में इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन है 3-4। तीसरी कंडीशन है जब इनके बीच में एरिया के अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अंदर ओवरलैप रीजन ज़्यादा होगा, तो दोनों बिल्कुल न्यूक्लियस के और इसके न्यूक्लियस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा। इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फिर वीक, फिर वीक। ये बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, और ये कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है, सबसे लंबा बॉन्ड होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। लेंथ भी आपको याद रखनी है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसों के बीच के अंदर वंडरवाल फोर्स होता है। इसका मतलब ये फोर्स है, बॉन्ड नहीं है। तो वंडरवाल जो रेडियस होती है वो सबसे लंबी होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। उनके अंदर क्या होती है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं बस। तो कनेक्शन में कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसके बीच में, वंडरवाल के बीच में। देन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या रहता है, कुछ एरिया ही इनका आपस में कांटेक्ट में रहता है। ठीक है ना, कुछ एरिया ही आपस में कांटेक्ट में रहता है। उसके बाद में आता है आयनिक बॉन्ड, और देन आता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। ये इनका ऑर्डर होता है कि सबसे लंबी लेंथ वंडरवाल की, देन कोवेलेंट की, देन आयनिक की, देन किसकी होती है, मेटेलिक की होती है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ टर्म्स हैं जो जिससे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले देखो, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखो, 2 एटम्स हैं छोटे छोटे, 2 एटम्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, कितना क्लोज आएंगे फिर भी लेंथ इसकी छोटी इसकी बड़ी रहेगी, है ना। कितना पास में आए कि इसकी लेंथ, या कितना दूर जाए कि इसकी लेंथ बड़ी हो जाए। दूर जाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो साइज़ अगर बड़ा है
तो लेंथ बड़ी होगी, साइज अगर छोटा है तो लेंथ छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो एक तो H2 और एक Cl2, दो को कंपेयर किया है तो ज़्यादा बड़ी लेंथ किस में होगी, क्लोरीन वाले दो एटम्स में होगी बजाय किसके, हाइड्रोजन के। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यही पढ़ा है अपन ने। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे पहले सिंगल था, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे इंक्रीज होते गए इनकी बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है। थर्ड है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, कैसे, दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना है, डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना है, और ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी ब्रेक डाउन करना है। सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ट्रिपल वाले केस में, उसके बाद में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डबल वाले केस में, उसके बाद एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सिंगल वाले केस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, बॉन्ड एनर्जी तो सबसे ज़्यादा इसकी हो रही है, तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, और बॉन्ड बढ़ेंगे तो लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। ठीक है। तीसरी बात देखो, sp3, sp2, sp, अभी तो इतना ही समझ आएगा, sp2, sp3 ये सब क्या है, चैप्टर के लास्ट तक समझ आ पाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों के सिलेबस में है, तो आप इतना देख सकते हो। sp3 से मैं आपको हिंट दे देती हूँ सिर्फ कि sp3 के हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उन एटम्स में होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये उसमें होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये उसमें होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ हिंट है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड देखते ही आपने sp कर दिया, इसको sp2 कर दिया, इसको sp कर दिया, कुछ हद तक ठीक है, अभी इतना ही समझ पाओगे, इसलिए इससे ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं किया इस टर्म को मैंने। तो सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाली, ट्रिपल बॉन्ड वाली, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा आपका टॉपिक उसके हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी डेप्थ में है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसने दिया था, कितने टाइप का होता है, हर एक का मॉलिक्यूल, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सेप्शंस, उसके बाद में उसकी VSEPR थ्योरी, काफ़ी लंबा है, मतलब चैप्टर ऑलमोस्ट उसी के अंदर होगा अपना। तो एक बार के लिए इसको इतना ही समझे, सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक। सेकंड जो पैरामीटर आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर को देखो डिफाइन करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप ये बोल सकते हो कि जैसे दो एटम्स प्रेजेंट है, ए और ए, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। अगर मैंने इसको डबल से लिंक कर दिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। फिर अगर मैंने इसको ट्रिपल बॉन्ड से लिंक कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या टर्म है, दो एटम्स के बीच में है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जितने केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। समझ आई बात। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स है ना, दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन इसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो गया, 2 हो गया। तीसरा है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1, 2, 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक ये देखो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 1, 2, ये पहचान पा रहे हो कौन सा बॉन्ड है। कल ही हमने देखा था कि एरो से जिस बॉन्ड को शो किया जाता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। जिस एरो जहाँ से स्टार्ट होता है वो एटम डोनर होता है, जिसकी तरफ जाता है वो एक्सेप्टर होता है। इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में लोन पेयर किसने दिया है, ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन जब बॉन्ड बना लेता है तो उसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं। इसने एक अपना लोन पेयर डोनेट किया है और इसकी तरफ चला गया। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 2, 4, 2, 6 और ये वाले 8।
ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आपको कोई मतलब नहीं है उसमें कि आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन है, कोवेलेंट है, कौन सा बॉन्ड बना है, लेकिन आपको नंबर काउंट करने हैं 1 2 3। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। समझ आई बात इतनी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने, ये नहीं देखना आयनिक बनाए कोवेलेंट बनाए, नहीं, टोटल बॉन्ड्स। अगला देखो, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। हाँ, ये तो देख लिया अपन ने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की। देखो, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है डबल बॉन्ड की, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो सिंगल की सबसे कम, डबल की थोड़ी ज़्यादा, ट्रिपल की सबसे ज़्यादा। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है, उसके बाद में होती है डबल की, सबसे कम लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथ है सिंगल की, उससे कम है डबल की, उससे कम है ट्रिपल की। तो लेंथ सबसे ज़्यादा, ऑर्डर कितना है, 1 2 3। आई बात समझ में? दो चीज़ें देख ली अपने, एक बॉन्ड लेंथ देख लिया, दूसरा देख लिया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। तीसरी जो टर्म है वो है बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर आप इसको बॉन्ड एनर्जी भी ले सकते हो। ठीक है ना, बुक की लैंग्वेज में एनर्जी को एंथैल्पी भी बोल सकते हो आप, है ना। किसी भी चीज़ के अंदर अगर गर्म करने के टाइम में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट के टर्म में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको आप एंथैल्पी भी बोल सकते हो। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं है। बॉन्ड एनर्जी क्या है, जैसे मान लो दो एटम्स हैं ए और ए, उन दोनों के बीच में बॉन्ड है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो इन गैसियस स्टेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एंथैल्पी। कि गैसियस स्टेट के अंदर दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, जैसे ए बी दोनों के बीच में एक लिंक है, इसको जब कुछ एनर्जी देंगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे ए और बी, अलग अलग दो एटम्स के अंदर। वो हमको नहीं करना कि ये कौन से नेचर का बॉन्ड है, मैं प्लस किस पे लगाऊं माइनस किस पे लगाऊं, नहीं, हमको तो सिर्फ देखना है कि बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड। ओके, मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, इसको इसमें मेजर करेंगे। फिर देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H और H दो एटम्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हमको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 435.8 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है। अब देखो, एक इसमें आती है कि इसको इस पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए अगर हम रिलेशन लेना चाहें, तो अगर हम बोलें बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बोल सकते कि एक बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड है तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डबल बॉन्ड होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर दूसरी बात हम बोल सकते हैं 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। सबसे ज़्यादा लेंथ होती है सिंगल की, लेकिन उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद में डबल की, उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। ट्रिपल की लेंथ सबसे कम होती है लेकिन उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की है। उसके बाद में एनर्जी किसकी है, डबल बॉन्ड की। और सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम है। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, बॉन्ड एंगल। देखो, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, एंड लास्ट पैरामीटर क्या है, बॉन्ड एंगल। देखो, बॉन्ड एंगल जो होता है उसके अंदर, जैसे मान लो कि हमारे पास एक एटम है ए
सिंगल बॉन्ड ए। तो इसके बीच में तो कोई भी एटम ले लो, कभी भी ले लो आप, लीनियर फॉर्म के अंदर है तो इसका तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो हमेशा ही इसी लाइन का होगा। तो बॉन्ड एंगल नापने के लिए मिनिमम हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, 3 एटम्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को जब अपन रीड कर रहे हैं तो उसमें बॉन्ड एंगल मेज़र करने के लिए मिनिमम एटम कितने होने चाहिए, 3 एटम्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स 2 एटम है जो वाई से कनेक्टेड है, एक एक्स दूसरा एक्स, जो कॉमन एटम वाई से कनेक्टेड है, तो एंगल बिटवीन 2 एटम्स विच आर बॉन्डेड विद अ कॉमन एटम, ये भी वाई से है और ये भी किससे है, वाई से है, दोनों के दोनों कॉमन एटम से बॉन्डेड है। उन दोनों एटम्स के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि ये एटम और ये एटम सेम, एक्स ही हो सकता है, वाई जेड कुछ भी हो, तो पर मैंने ये कहा है 2 एटम्स विच आर बॉन्डेड विद अ कॉमन एटम, ये भी उसी एटम से होना चाहिए, ये भी उसी एटम से होना चाहिए, उनके बीच का एंगल बिटवीन 2 एटम्स विच आर बॉन्डेड विद अ कॉमन एटम। 2 एटम्स के बीच का एंगल जो एक कॉमन एटम से अटैच हो इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। इट डिफाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, ये मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करता है। कैसे? जैसे मैंने ये लिखा है BeHH, दूसरा मैंने लिखा है BHH, तीसरा मैंने लिखा है C, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, 2 एटम्स जो ये भी बेरिलियम से, ये भी बेरिलियम से, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आया है, 180। जब 2 एटम्स 180 पे हो तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली लीनियर होगी, कॉमन सी बात है। इसके अंदर देखो, इस और इस एटम के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। इस और इस एटम के बीच का एंगल भी कितना है, 120 डिग्री, और इस एटम के बीच का एंगल भी कितना है, 120 डिग्री। जब एक ही पॉइंट पे 3 एंगल 120 डिग्री के एंगल पर रखते हो तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनती है। ट्राइंगुलर बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए 4 एटम्स हैं, ये देखो, ये ऊपर की तरफ होता है, ये हमारी तरफ होता है फ्रंट, ये बैक की साइड होता है, और ये जस्ट नीचे की तरफ होता है। इनके बीच का इसकी जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, TD शेप होती है। इसका जो एंगल होता है वो स्पेसिफिक एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कब होता है, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री है, साफ साफ समझ में आएगा कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लीनियर है। 120 डिग्री है, दिख रहा है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइगोनल है, ट्राइंगुलर है। अगर 109 डिग्री 28 मिनट है तो पता चलेगा कि उसकी शेप कैसी है, टेट्राहाइड्रल शेप है। तो बॉन्ड एंगल 2 एटम्स के बीच में वो एंगल होता है जो दोनों एटम्स जब एक ही कॉमन एटम के साथ अटैच हो, जैसे इन दोनों के बीच का तो इसी कॉमन से, इन दोनों के बीच का तो इसी कॉमन से, इन दोनों के बीच का तो इसी कॉमन से। 2 एटम्स के बीच का एंगल जब दोनों एटम एक ही कॉमन एटम के साथ अटैच हो तो उस एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज कैरेक्टर के। परसेंटेज कैरेक्टर का मतलब ये होगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे आप, sp, sp2, sp3, sp3d, sp, इस तरीके से। तो sp, sp2, sp3 इन तीनों की बात करते हैं। जब परसेंटेज कैरेक्टर की बात करते हैं तो परसेंट हमेशा 100 से निकलता है, 100 से निकलता है। 100 जिसमें दोनों के पार्ट इक्वल है, sp है और p भी है, 50% s है और 50% क्या है, p। 100 में से 33.33% तो कौन है, एस है, और 66.66% कौन है, पी है। इसी तरीके से 4 पार्ट हैं 100 में, तो उसमें से 25% ही है। तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर थे वो थे 50%, यहाँ पे थे 33.33%, और यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो कितने आए हैं, 25% कैरेक्टर आए। तो जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो परसेंटेज कैरेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल भी कम, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि sp का बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
sp2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री होता है, और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो आप लोगों को एक बॉन्ड एंगल याद रखने पड़ेगा। CH4 मिथेन मोलिक्यूल बोलते हैं इसको, H2O इसको वाटर कहते हैं, और NH3 इसको हम अमोनिया बोलते हैं। मिथेन, वाटर, अमोनिया, तीनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है sp3 होता है। ठीक है, इसका वेरिएशन बाद में देखेंगे हम क्यों आता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो आइडेंटिकल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री 5 मिनट, और अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री। ठीक है, इसका 107 पूरा होता है, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, 50 बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो। इसका रीज़न हम बाद में देखेंगे कि बॉन्ड एंगल में वेरिएशन क्यों आता है। चैप्टर के लास्ट तक अपनी सारी कॉन्सेप्ट्स आएंगी, पर ध्यान रखना है आपको इन तीनों का बॉन्ड एंगल। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपने बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने आपको बताया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एंगल। ठीक है ना, चारों टर्म्स का आपस में लिंक पता होना चाहिए, कौन किसके प्रोपोर्शनल है, इम्प्रोपोर्शनल है, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।